कई मुद्दों पे उलझे होते हैं अपने जीवन में। आपके कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आपको उलझाव होता है ना। और जब उलझन बढ़ती जाती है आपके जीवन की तो आप बहुत सारे कारण ढूंढना शुरू करते हो कि इस उलझन का कारण क्या है ना। अभी यदि आप अपने आप को देखिए, दिमाग को अपने यदि समझने का प्रयास करिए तो कोई ना कोई उलझन चल रही है। या तो हो सकता है भविष्य की चिंता हो कि भविष्य में क्या होगा, है ना। अभी देखो तैयारी आपने शुरू भी नहीं की है लेकिन आपको फ्यूचर दिखने लग गया है कि मेरा होगा नहीं होगा। किसके कारण दिख रहा है? बहुत सारे लोगों को आप देखते हो, सुनते हो, उनके अनुभवों को अपने ऊपर ढाल देते हो। सारा काम तो आपकी तैयारी करेगी। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो निश्चित तौर पे आप चयनित होंगे। जिनकी तैयारी हो रही है अच्छी, वो चयनित हो रहे हैं। लेकिन आपके अंदर एक उलझन आ चुकी है, क्वेश्चन मार्क आ चुका है, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर वाले सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अब आपके जीवन में उलझती चली जाती हैं। कई मुद्दों पे आप संघर्ष में, देखो हमारा जो जीवन है, मैं इसको इथिक्स के साथ जोड़ूंगा। आपका जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं इससे आपके जीवन को कनेक्ट कर दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आज मैं आपको बचपन से लेकर के चलूँ, बिल्कुल बिगिनिंग से, कि कैसे आपके अंदर मोरल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है एक बच्चे के अंदर। जब प्रारंभ होता है आपके जीवन का तो कैसे मोरालिटी आपके अंदर, नैतिकता का विकास होता है। और जो पहले आप नैतिकता सीखते हैं, एक बालक जो नैतिकता सीखता है वो किससे सीखता है? अनुकरण करके, देखता है सामने वाला जो सिखाता, आपके माता पिता ने, बचपन के आपके मित्रों ने, आपके अन्य परिवार के सदस्यों ने जो कुछ भी आपको सिखाया है, या बच्चों को आप जो सिखाते हैं वही तो सीखते हैं वो, है ना। तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है ऐसे बढ़ता चला जाता है। उम्र के साथ साथ आपके मस्तिष्क का भी विकास होता है, मस्तिष्क का भी विकास होता है तो विवेक का विकास होता है। आपके दिन प्रतिदिन के नए अनुभव होते हैं। बचपन में आपके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके सामने सांप भी आ जाएगा तो आपने कभी ये जानने का ही प्रयास, या किसी आपको पता ही नहीं है कि ये सांप मुझे काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मरना आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, क्योंकि आपने मरते हुए व्यक्ति को नहीं देखा ना कभी भी। आपने तो अनुभव ही नहीं किया उस चीज़ को। जब हम लगातार देख रहे हैं कि लोग हमारे आसपास दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, बुद्धा के जीवन में क्या हुआ था? एक घटना ही तो हुई थी, उसने मरते हुए व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को पहली बार देखा, है ना। उसने एक सन्यासी को देखा, एक जलती हुई चिता को देखा, तभी उसके दिमाग पर प्रश्न चिन्ह आए। पहली बार उसने देखा, देखो जीवन में, तब उसे दुख का अनुभव हुआ और उन्होंने क्या किया? अपना जीवन त्याग दिया। एक पारिवारिक जीवन, सुखी पारिवारिक जीवन। समझिए उस समयावधि में महात्मा बुद्ध को कितने बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। आज आप लोग छोड़ दीजिए, भला विवाह के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और समझिए कितनी बार, और बुद्ध एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक राजा के पुत्र थे, समझ रहे हैं। आने वाले भविष्य में एक शासक थे, वो स्वयं शासक थे। तो जब एक शासक, और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था कि वो चले जाएंगे तो दूसरा राजपाट संभाल लेगा, तो एक राजा का बेटा जब ऐसा कदम उठाता है तो कितने सामाजिक द्वंद्वों से उन्हें जूझना पड़ा होगा, कितनी बार प्रयास किया गया होगा उनके परिवार के द्वारा, उनके समाज के द्वारा कि आप वापस आइए, आपके बाद हमारा क्या होगा। क्योंकि तब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैसे कपिल वस्तु जो था आपका उस समय, कपिल वस्तु में शाक्यों का ये गणराज्यीय प्रणाली थी, गणतंत्रीय प्रणाली थी। यहाँ पे शासक का चुनाव होता था, है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में कई बार ऐसी अवस्था आती है कि जब हम नैतिक द्वंद्वों में उलझ के रह जाते हैं, चीज़ें प्रारंभ करते हैं और फिर उलझते जाते हैं, दुविधाओं का सामना करते हैं। कारण क्या है? हमारा जीवन दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ें हैं हमारे जीवन में। पहली चीज़ है इमोशंस, भावनाएं, संवेग, और दूसरी चीज़ है आपका बुद्धि और विवेक। इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं आपको मिलेगी। आप कभी खुद सोचिए, आपका एक विवेक है, एक बुद्धि है जो समय के साथ विकसित होती जा रही है, समझ रहे हैं, और दूसरी आपकी भावनाएं हैं। भावनाओं में क्या हो सकता है? आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आपको चाहिए, बहुत सारी आपकी नीड्स हैं। कल मैंने आपको नीड्स के बारे में बताया कि हमारी कुछ मोरल नीड्स हैं, है ना, कुछ हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, कुछ हमारी नैतिक आवश्यकताएं हैं, कुछ हमारी सौंदर्यगत आवश्यकताएं हैं। ये सारी आवश्यकताएं ये संवेगों के आधार पर चलती हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपकी लालसा है, आपको ये चाहिए, जहाँ पे चाहिए शब्द आता है ये संवेग काम करते हैं।
और कई बार हम उन संवेगों की तरफ उठते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अभी पता है कि अभी इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? समय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि आप अपने लाइफ का देखें, स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि कुछ है तो सिर्फ समय। लेकिन अब आप भागते किन चीज़ों के पीछे हैं? आपको चाहिए कि अपनी समय की पूंजी को बचाएं, उसे उस दिशा में हम लेकर के चलें जिस दिशा में हमारा नैतिक उत्थान हो सके, जिसमें हम कुछ कर पाएं बेहतर से बेहतर। लेकिन हम करते क्या हैं? हम जानते हैं कि समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद भी हम उस समय को बर्बाद करते जाते हैं। किस चीज़ों में? व्यर्थ के विचारों में, मेरा होगा कि नहीं होगा। यदि यही समय हम अपनी परीक्षा की तैयारी की तरफ ले चलें तो मुझे लगता है कि शायद वो जाकर के फिर चयन में तब्दील कर दे। लेकिन हम क्या करते हैं? व्यर्थ के विचारों में कुछ लोग आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे जो आपको मिसगाइड कर देंगे, जो आपके दिमाग में ऐसे विचार नहीं होते हुए भी डाल देंगे। एक बच्चे को बचपन से देखो ना, एक बच्चे के दिमाग में डाला जाता है कि आग है, हाथ डालोगे तो जल जाएगी। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, वो खुद अनुभव कर ले, आग में खुद हाथ ले जाए तो जलेगा। सत्य है, आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, चाहे कोई भी हो। या तो खुद का अनुभव हो सकता है, सामने वाला बता दे नहीं 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 नहीं। होता है ना, जब गर्म दूध उसे दिया जाता है, चाय में होता है, बच्चा चाय पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन आप तेजी से उसे मना करते हैं कि नहीं 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 जल जाएगा, फिर भी नहीं मानता। एक दो बार वो अनुभव ले ही लेता है। समझ रहे हैं? तो जीवन में आपके कई बार ऐसी घटनाएं होंगी। आज मैं इसको इथिक्स से जोड़ता हूँ, यही पूरे कॉन्सेप्ट को इथिक्स से जोड़ता हूँ और आपके जीवन को मैं बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ कि देखो जीवन में कैसे क्या क्या घटता है, कैसे कैसे हम अपने जीवन में चीज़ों को लेकर के बहुत सारे द्वंद्वों से जूझते हैं। बहुत सारे द्वंद्व होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे द्वंद्व, जिन द्वंद्वों से आप जूझते रहते हैं। तो हमारे जीवन में नैतिकता की पृष्ठभूमि क्या है, इस चीज़ों को हम देखते हैं। कैसे हमारे जीवन में नैतिकता की शुरुआत होती है, क्यों नैतिकता आवश्यक होती है, बिना नैतिकता के कैसे हम जीवन नहीं जी सकते हैं, कैसे हमारे जीवन को आसान बनाती है नैतिकता। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नैतिकता या इथिक्स का प्रारंभ है, बिगनिंग है। और बिल्कुल बिगनिंग से शुरुआत करते हैं। आप एक इंडिविजुअल यूनिट हो, है ना। बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो आप एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे पैदा होते हैं। फिर आपको ऐसा तो नहीं पूरा समाज लेके पैदा होते हो, समाज तो आपको मिलता है ना, समाज का आकर एक हिस्सा बन जाते हो आप, है ना। भाई बहन लेकर पैदा नहीं होते आप, जब आते हो तो फिर भाई, कोई भाई बन जाता है, कोई बहन बन जाता है, कोई माता बन जाता है, कोई पिता। परिवार आपको मिलता है, परिवार आप चुनते नहीं हैं, उसका चूज नहीं कर सकते, चयन नहीं कर सकते। एक दफ़े सोसाइटी का चयन हम कर सकते हैं लेकिन परिवार का चयन नहीं कर सकते। क्यों? ब्लड रिलेशन, है ना, जैविक संबंध होते हैं आपके अपने परिवार के साथ। कोई आपका माता पिता नहीं बन सकता, आपके जैविक माता पिता ही आपके जैविक माता पिता बन सकते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य एक बालक जो होता है, जो उसके जीवन का प्रारंभ होता है, तो उसमें जानकारी का अभाव होता है। उसे नहीं पता होता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, किस कार्य को करने से उसके जीवन में उसको सकारात्मकता मिलेगी, किस चीज़ से उसका जीवन नकारात्मक प्रभावों से जुड़ जाएगा, कुछ नहीं पता होता। कई बार आप लोगों ने शब्द सुना भी होगा, आपके माता पिता जो एक बहुत बड़े अनुभव, भाई माता पिता हैं तो मान लीजिए 20-25 साल से ज़्यादा उम्र, आपकी उम्र कितनी है ना। माता पिता का विवाह हुआ होगा, मान लो 22-23 साल की उम्र में हुआ होगा, 2-3 साल प्रोसेस के बाद आप पैदा हुए होंगे, तो भी उनका अनुभव 20-25 साल तो ज़्यादा है आपसे, दुनिया आपसे ज़्यादा देख रखी है। तो कई बार वो आपको बोलते भी होंगे कि बेटा भी तुम्हें जीवन का मर्म नहीं पता है, जीवन ऐसे नहीं चलता है। कई बार आपके निर्णयों में आके वो खड़े हो जाते होंगे, है ना। कई बार ये भी कहते होंगे करके दिखाओ, बातों से नहीं कुछ होगा। उनका अपने जीवन का अनुभव है ना, और इसीलिए वो अपने जीवन के अनुभव को आपके ऊपर लादते भी हैं, थोपते भी हैं और प्रयास करते हैं कि आप समझिए डिसीजन को लेने में, निर्णय को लेने में। तो जब हम बालक होते हैं, हमारे जीवन का प्रारंभ होता है, उस अवस्था में हमें जानकारी का अभाव होता है, पूर्ण अभाव होता है। हमें नहीं समझ में आता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और हम प्रतिदिन के स्तर पर, प्रतिदिन के अनुभवों से सीखना प्रारंभ करते हैं। समझ रहे हैं? लर्निंग एक ये सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे के अंदर का सबसे अच्छा बिहेवियर होता है लर्निंग। वो प्रतिदिन सीखता है कुछ ना कुछ। शुरुआत होती है हंसने से, पहले रोना, पैदा होते ही रोता है, रोने के बाद फिर धीरे 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 मुस्कुराना सीखता है, आंखें खोलना सीखता है, पैरों को खोलना सीखता है, हाथों को खोलना सीखता
है ना, प्रकृति की अवस्था में है अभी वो। तो प्रतिदिन के स्तर पर वो सीखता है। किसको सीखता है? एक बिहेवियर को, नैतिक व्यवहार को सीखता है। कैसे सीखता है? जो उसका आस पड़ोस है वो उसे सिखाता है। उसके माता पिता उसे कई बार इशारों में सिखाते हैं। हो सकता है आवाज़ उसके कानों तक जा पाए। वो देखो लैंग्वेज सीखता है, बोलना सीखता है। पहले तुतलाता है, तुतलाते कुछ भी बोलता है शब्दों को, उसे शब्द सिखाए जाते हैं। ऐसे शब्द बनाए गए हैं, पा पा, एक ही शब्द को 2 बार दोहरा दिए, बच्चे को बोलने में आसानी हो, है ना। जितने भी बोलेंगे चा चा, एक ही शब्द को 2 बार। रिलेशन जितने बनाए गए हैं उन रिलेशन में शब्दों को दोहराया ही गया है ताकि बच्चे को सीखने में थोड़ा आसानी हो। कोई कठिन शब्द आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा, है ना। एक ही शब्द दोबारा जरूर दोहराया जाता है, आमतौर पे अधिकतर रिलेशन पे। क्यों? एक बच्चा सीखता है, बचपन से उसे सिखाना होता है। तो ऐसे ही रिलेशंस के नाम पड़ गए आपके। तो माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, है ना, ये मिल करके उसे सिखाना शुरू करते हैं। अब देखो इन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माता पिता जैसे होंगे, परिवार के अन्य सदस्य वैसे होंगे, वैसा ही वो बच्चा सीखना चालू कर देगा। इसीलिए कहते हैं बचपन से ही आपकी मोरल इथिक्स चालू हो जाती है। आप क्या होगे आने वाले समय में, ये डिसाइड करते हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बीज पड़ना चालू होता है, इसका अंकुरण होना चालू होगा। आपके अंदर यदि डर का बीज डाला जाएगा तो आप जीवन भर डरोगे चीज़ों से। आपके अंदर उत्साह का बीज डाला जाएगा तो आप जीवन भर उत्साह करोगे। यदि आपके अंदर शांति का बीज डाला जाएगा तो आप हिंसा से डरोगे। बचपन से ही आपको बंदूक, रिवाल्वर, इन सब के माहौल में पलोगे। जो बच्चे हैं, आप खुद सोचो, जो आतंकवादियों के कैंप होते होंगे, वहाँ पर रहने वाले बच्चों को किस चीज़ का डर? उनका माहौल क्या होता होगा? आने वाला फ्यूचर क्या है उनका? हो सकता है कि कोई सही आगे उनको मार्गदर्शन मिल जाए, उनका विवेक में वृद्धि हो जाए, वो कुछ और कर जाए, अन्यथा तो उनका जीवन वही है। जो डाकुओं के बीच बढ़ने वाला बच्चा, उसका फ्यूचर क्या है, क्या सोचेगा? जो साधु संत और सन्यासियों के बीच बढ़ने वाला बच्चा है, उसका जीवन क्या होगा? तो ये संस्कार हैं, माहौल है जो बचपन में पढ़ते हैं बच्चे के। आगे चल के देखो इथिक्स से जुड़ेगा ये चीज़ें। तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य ही उस बच्चों के अंदर उन सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यों को डालना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? बच्चे को ये बताते हैं कि तू ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। आज आप जो भी बैठे हो, इसमें शुरुआत यहीं से हुई थी आप सबकी। इसके बाद धीरे धीरे वो करता क्या है, कुछ तरीके हैं। पहले तो वो देखता है सबको, और देखने के बाद उनका अनुकरण करता है। कैसे ये मोरल बिहेवियर सीखता है, कैसे एक नैतिक व्यवहार बच्चा सीखता है? पहले अनुकरण करता है, फिर उनका अनुसरण करता है ना। और फिर धीरे धीरे बच्चों के छोटे छोटे उसके मित्र होते हैं, मित्रों की संगति होती है। स्कूल जाता है, स्कूल में बैठकर वो कैसी बातें कर रहे हैं, है ना, किस स्तर, क्योंकि अभी उसका विकास किस अवस्था में है? सिर्फ अनुकरण और अनुसरण करने की अवस्था में ही है। वो सिर्फ देखेगा और सीखेगा, देखेगा सीखेगा। तभी आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्या रटाया जाता है चीज़ों को, क्योंकि उसका ब्रेन कैसा है? अनुकरण और अनुसरण करने वाला ब्रेन है। उसे जो कह देंगे उसे याद कर लेगा, उसे याद करने की गति बहुत ज़्यादा होती है। मस्तिष्क का विकास तार्किक अवस्था में नहीं पहुंचता है। तर्क करना आप नहीं सीख सकते। एक बच्चा तर्क करना जानता है, लेकिन एक समय के बाद वो फिर पूछने लगता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये पंखा घूम रहा है तो घूम ही क्यों रहा है, सूरज पूरब से क्यों उग रहा है, शाम को अस्त क्यों हो जाता है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, हवा क्यों चलती है। ऐसे क्वेश्चन करता है वो आने वाले समय में। बहुत सारे क्वेश्चनों की कुछ बच्चे तो जड़ी लगा देते हैं। लेकिन ये सिखाएगा कौन? ये क्वेश्चन करना सिखाएगा उसका परिवार, उसके मित्र, जहाँ पे वो रहेगा। जब बच्चे के अंदर कोई जिज्ञासा पैदा हो और उस जिज्ञासा की शांति ना की जाए बार बार, मान लीजिए किसी बच्चे में प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों का उसे जवाब ना मिले, लगातार ना मिले, तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो धीरे धीरे फिर उन प्रश्नों को सोचना ही बंद कर दे, क्योंकि उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। वो कुछ ही चीज़ों में जाकर स्टक हो जाए, अटक जाए, है ना। या फिर ये हो सकता है कि समय के साथ उसके अंदर ऐसे जितने प्रश्न आए सभी को एक एक करके उत्तर और नई जिज्ञासाओं को जन्म देते चले जाएं। आपके अंदर जो भी प्रश्न उठे उनका यदि उत्तर मिलना चालू हो जाए और उन उत्तरों के बाद आप फिर नए प्रश्न लेकर आए, फिर उनका उत्तर, फिर नए प्रश्न, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा।
तो ये हमारा परिवार करता है चीज़ों को लेकर। समय के साथ उस बच्चे को बहुत सारी एजुकेशन भी मिलती है, सिखाया जाता है, परिवार के द्वारा, शिक्षक के द्वारा एजुकेट किया जाता है। अब ये सब माहौल देखो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, जिसका जैसा माहौल होगा उसी स्तर का बनता चला जाता है। उसे दंडित भी किया जाता है समय के साथ, यदि वो शरारत करेगा तो पिटाई भी पाता है। समय के साथ उसे पुरस्कृत भी किया जाता है कई चीज़ों में। ये सब अनुसरण और अनुकरण करने की अवस्था है उसकी। कई बार उसकी निंदा की जाती है, उसे कंपेयर किया जाता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है उसके अंदर। कई बार उसकी प्रशंसा की जाती है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है उसके अंदर। जो करोगे वो उसी अवस्था में बनता चला जाएगा, उसी के बीज उसको पढ़ते जाएंगे। कई बार उसे सलाह भी दी जाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हर मार्गदर्शन के आधार पे बच्चा सीखता चला जाता है। समझ रहे हैं? ये बिगिनिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें विवेक और ज्ञान का भी स्तर बढ़ना चालू होता है। ये ज्ञान उसको आपके समाज से मिलता है, एजुकेशन से मिलता है, शिक्षा से मिलती है। और मस्तिष्क का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसमें नैतिकता और नैतिक चेतना का भी विकास होता है। उसके अंदर इथिकल इशू आने लग जाते हैं, वो इथिक्स समझने लगता है। अभी देखो एक टर्म्स आया यहाँ पे, नैतिक चेतना। ये क्या है? नैतिक चेतना क्या है? नैतिक चेतना का को आसान भाषा में यदि पढ़े, ये भी इथिक्स ही है, ये भी इथिक्स ही है। पहले बच्चा क्या कर रहा था? कोई बता रहा था कि ये सही होता है, ये गलत होता है। पहले बच्चा इस चीज़ से अनुकरण और अनुसरण कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको नैतिक गुणों का बोध होने लगा। नैतिक गुण क्या होते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसे खुद समझ में आने लगा समय के साथ। समझ रहे हो? कभी आप देखेंगे दो यदि छोटे भाई बहन हैं तो एक दूसरे को जरूर बताता कि नहीं नहीं देखो ये गलत है, ये सही है, क्योंकि उसने सीखा है समाज से और उसका विवेक और ज्ञान समय के साथ बढ़ा है, उसके अनुभव ऐसे हुए हैं। तो समय के साथ उचित अनुचित का उसको क्या होता है, ज्ञान होता है, सही गलत के बारे में वो समझने लग जाता है। तो नैतिक चेतना क्या करती है? नैतिक चेतना ज्ञान, भावना और क्रियात्मक कार्यों का समुच्चय ही तो है। जो आपको ज्ञान हुआ, जो आपके अंदर इमोशंस हैं और जो आप कार्य कर रहे हो। मान लीजिए आपको बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आप उसको अपने अप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ ज्ञान है आपको, एप्लीकेशन में नहीं आपके, उसको आप करनी और कथनी में आपके अंतर है। आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। मान लीजिए आप सबको कहते हो कि समय का पालन करना चाहिए, लेकिन आप ही लेट आते हो, आपकी आदत है लेट आने की, तो कथनी करनी में अंतर है ना। आप सामने को सबको तो ज्ञान यही दे रहे हो, अपने छोटों को यही ज्ञान दे रहे हो। छोटों को ज्ञान देना है नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन खूब बढ़िया से आराम से। तो क्या हुआ? आपके अंदर ही द्वंद्व है। आप जिन चीज़ों को जानते हो, जिन चीज़ों को समाज को चाहते हो कि समाज ऐसा करे, लेकिन आप खुद ही उनसे बाध्य हो, वो चीज़ें आप कर रहे हो, दोहरा रहे हो। तो नैतिक चेतना क्या कहती है? नैतिक चेतना सही गलत के बारे में बताती भी है और प्रयास करती है कि जो आपको सही गलत पता है उस सही गलत के आधार पर ही अपने कार्यों को क्रियात्मक तौर पर करें। यही इथिक्स है और कुछ नहीं है। तो बच्चे के अंदर धीरे 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 समय के साथ एक नैतिक चेतना का विकास होना चालू हो जाता है, सही गलत का, जैसे ही उसके अंदर विवेक और ज्ञान का। अब इसके बाद आपको सोसाइटी और समाज मिलता है आपका, ठीक है। धीरे धीरे आप जो है सोसाइटी और समाज में प्रवेश कर जाते हैं, सामाजिक जीवन पे। लेकिन अभी सामाजिक जीवन के अहम अंग नहीं बनते, आपको ज़्यादा मतलब नहीं ना रिश्तेदारों से। समाज का मतलब क्या है? समाज के 3 अंग हैं आपके लिए। एक आपका परिवार, आपका समाज है जहाँ पे आप अधिकतम टाइम व्यतीत करते हैं, है ना। दूसरा आपके रिश्तेदार आपके लिए समाज हैं। तीसरे आपके मित्र आपके लिए समाज हैं। चौथा आपका आस पड़ोस, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं। अंतर पड़ेगा। यदि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो अंतर पड़ेगा। क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं अनुपालित हो रहा हूँ। हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हर जगह के अलग अलग है। दिल्ली है, दिल्ली में कानून बहुत सख्त है, मान लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं और वाहन पे, बाइक पे जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे हेलमेट लगाना अनिवार्य है। यूपी में आप ना भी लगाएं तो चलेगा। तो आपको उसका फ़र्क पड़ा ना, राज्य का फ़र्क, राज्य का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा ना। समझ रहे हैं? मेट्रो में यदि कचरा आप डालेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा,
लेकिन यहाँ पे रेलवे में आप कचरा डालें ना डालें तो फर्क पड़ा ना उसका। जो अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है, आप वहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बट दूसरी जगह नहीं चेंज हो रहा। वहाँ पे जाते ही आप फिर नहीं करोगे, आप सभ्य बन जाओ। मेट्रो में देखिए कितना सभ्य हो जाता है व्यक्ति, ऐसा लगता है कि बस इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड कोई पर्सन। क्यों? आसपास साफ सफाई है, आसपास के लोगों का बिहेवियर भी वैसा है। रेलवे के अंदर उसी आदमी को देखिए, इधर थूक रहा है, उधर कचरा डाल रहा है, उधर घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आसपास का इन्वायरमेंट, सब फेंक रहे हैं, वो भी फेंक रहा है। फर्क पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम धीरे धीरे फिर समाज के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब समझिए आपका जीवन है क्या, किस तरीके से आपके जीवन के द्वंद्व विकसित होते हैं, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं। आपके जीवन को यदि हम देखें तो दो चीज़ों से मिलकर बना आपका जीवन, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। पहला है आपका संवेगात्मक पक्ष, इसे बोलते हैं भावात्मक पक्ष। तभी आप इसमें एक टॉपिक ही है भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो भावात्मक पक्ष है आपका, इमोशंस हैं आपके, ठीक है, संवेगात्मक पक्ष। और दूसरा आपका विवेक है, बुद्धि है आपका। दूसरा पक्ष क्या है? विवेक। इन दोनों से मिलके आप बने हो, तीसरी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी आपके जीवन में। एक मनुष्य के जीवन में आप देखें तो इन दो पक्षों का समन्वय ही जीवन है और कुछ नहीं है। इन दो चीजों से मिलके ही आप बने हो, तीसरी चीज आपके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ रहे मेरी बात को, है ना। अब चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की अभिव्यक्ति कैसे होती है, आपके संवेगात्मक पक्ष और बौद्धिक पक्ष की अभिव्यक्ति कैसे होती है? आपके आचरण और व्यवहार से। इससे हमें पता चलेगा कि आपका भावात्मक पक्ष कैसा है और आपका बौद्धिक पक्ष कैसा है। तभी आप बोलते हैं ना सामने वाले को बुद्धि नहीं है इसके ऊपर पास। आपके ऊपर हमेशा हावी कौन रहेगा? आपका इमोशनल पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। समझो इस बात को, आज यदि इसे समझ गए तो आप शायद बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको अपने जीवन की। आपके जीवन में हमेशा हावी रहने वाला पक्ष है भावात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या है? जो आपकी सहज प्रवृत्तियां हैं या संवेगात्मक प्रवृत्तियां हैं या आपकी भावात्मक प्रवृत्तियां हैं, इसके अंतर्गत आपकी भावनाएं हैं। बहुत सारी भावनाएं आपके परिवार के प्रति हो सकती हैं, आपके समाज के प्रति हो सकती हैं। ये सब वैल्यू सिस्टम से डेवलप होता है। परिवार के प्रति आपके जो वैल्यू हैं, हो सकता है आपका एक वैल्यू हो कि आप किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते, है ना। एक ऐसा वैल्यू होता है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई ऐसा एक्शन हो जिससे सामने वाला क्या हो, हर्ट ना हो। लेकिन मान लीजिए जब आपको घर से बाहर आना पड़ा, माता जी की हालत बेकार, परेशान हो गई कि जाएगा कैसे, खाएगा कैसे, परेशान होगा। अब उस चक्कर में आप भी परेशान हो जाओ, आप अपने इमोशंस को समझ ना पाओ तो आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हो। एक बंद कमरे में अपने गांव में ही अपना जीवन तहस नहस कर सकते हो। कल के दिन मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, है ना, आपको तमिलनाडु कैडर मिला, साउथ इंडिया में जाके जॉब करनी है, फिर परिवार आपका तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पे मांसाहार का सेवन बहुत ज़्यादा है, आप शाकाहारी हैं। समझिए, आपको विदेश जाने का मौका मिला, आप कैसे अपने भावात्मकता को अपने आप समझते हैं और कैसे उसे मैनेज करते हैं। तो आप क्या इन अवसरों को खो देंगे यदि आपको कोई अवसर मिलेगा तो? यदि भावात्मक तो आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावनाएं किन के प्रति हैं? आप खुद के प्रति भावनाएं बहुत सारी होती हैं हमारी। जैसे एक भावना है मुझे कि आराम चाहिए। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था घूसखोरी के बारे में कि घूसखोरी लाभदायक लेकिन गलत कार्य है। वैसे ही सोने के बारे में भी आपको पता है कि हमारी पूंजी समय है और यदि हम एक निश्चित अवधि से ज़्यादा सोएं तो क्या होगा? सोना एक आरामदायक कार्य है, आराम मिलता है, उससे सुकून मिलता है, मन को चैन मिलता है, लेकिन समय की बर्बादी है। मैं अपनी सबसे बड़ी पूंजी को बर्बाद कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। एक और तरीका जोड़ता हूं, शायद कोई आपसे बात ना करे। मस्टरबेशन, हस्त मैथुन करते हैं आप लोग इस उम्र में। ये एक आरामदायक कार्य है, इसको करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये आपको धीरे धीरे खोखला बना रहा है, गलत कार्य है। समझ रहे हो? यही विवेक, यहाँ पे विवेक भावना कह रही कि अच्छा काम है,
घूसखोरी को भावना कहेगी, संवेग कहेगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन विवेक क्या कहेगा इस पे? आपका विवेक आके मना करेगा ये गलत है, इससे किसी का अहित कर सकते हो तुम, इससे स्वयं का हित कर सकते हो। सुबह सोते हो ना आप लोग खूब रजाई तान के, आती है नींद, स्वाभाविक है। संवेग, मैंने बोला ना, संवेग, जो आपकी संवेग है, जो आपकी भावना है, वो आपके ऊपर हावी रहेगी हमेशा। लेकिन अब यहाँ पे विवेक और बुद्धि का काम कितना है, कितना बुद्धि का विकास हुआ है ताकि गलत पथ पे आप ना जाएं। तो आप मनुष्य की जो सहज प्रवृत्तियां हैं, अब इसमें से आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। अब इच्छाएं सही होंगी कि गलत होंगी, कौन बताएगा आपको? इथिक्स, नीति शास्त्री तो बताएगा ये उचित है, ये अनुचित है ना। यदि आपके अंदर होगा तो आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी इंद्रियां, अब इंद्रियां क्या हो सकती है? मान लो आप बीमार हो, है ना, डॉक्टर मना करता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन स्वाद उसी में आ रहा है। आपको पता है कि मोटापा बढ़ रहा है, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में स्वाद उसी में आ रहा है। अब आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो पाओगे वो खा लोगे, कुछ भी कूड़ा कचड़ा सब भरते चले जाओगे। लेकिन विवेक आपको समझाएगा, भावना तो आपके ऊपर बिल्कुल लगी है। आपको पता है कि हमें गलत चीज़ें अपने दिमाग में नहीं ले जानी है ना। जैसे किसी की चुगली, मज़ा बहुत आता है उसमें सुनने में, किसी की बुराई हो रही हो, फिर लगता है पूरे कान उधर ही दे दो। किसी के बारे में चुगली करने में भी बहुत मज़ा आती है। गांधी ने क्या कहा? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, है ना। यानी आपके इनपुट्स अच्छे यदि होंगे तो आपका आउटपुट अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना, आपका आउटपुट अच्छा होगा। हमें कुछ ऐसा बोलना है जो सुनने में अच्छा लगे लोगों को, जिससे लोग प्रेरणा पाएं। हमें कुछ ऐसा खुद सुनना होगा जिससे हम स्वयं प्रेरणा पाएं। यदि आप गलत सुनोगे, गलत चीज़ों की जानकारी लोगे, तो आप बोलोगे क्या, सामने वाले को दोगे क्या? समझ रहे हैं? उनके कहने का तात्पर्य यहाँ पे था, वो ये बोल के गए हैं आपको। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी ग्रीड है, जो लालसा है, जो आपकी इंद्रियां हैं, ये आदि आपको अपनी ओर खींचेंगी। आपका मन हमेशा भावात्मक और संवेगों का शिकार होता है, उनका दास होता है, उनका गुलाम होता है। हमेशा आपका मन उनकी तरफ जाएगा। जैसे आपको पता है कि पढ़ाई करने से मेरा बौद्धिक विकास होगा, लेकिन पढ़ाई करना एक उत्साहजनक कार्य नहीं है। हमेशा समझिएगा, यदि ये बात आप समझ लिए, जो भी काम कर रहे हैं, यदि आपके दिमाग में आ गया कि संवेग आ गए, भारी हो गए मेरे ऊपर, तो फिर अगला अस्त्र मेरे पास क्या है? बुद्धि, विवेक। वही आपको सही जगह ले जाएगी, है ना। भगवत गीता में कहा गया है, कृष्णा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन के साथ क्या हुआ जब उसने देखा सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों को मार रहा हूं, अपने दादा चाचा मामाओं सबको मार रहा हूं, तो उसके मन में दिमाग उसका डोल गया, क्या कर रहा हूं मैं। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि ये धर्म वर्सेस अधर्म है, सही वर्सेस गलत है, उचित वर्सेस अनुचित है, और ये होना अनिवार्य है। जो वो पक्ष है वो अनुचित है, तो धर्म की विजय पर अधर्म के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मन के शिकार न हो। फिर विवेक का काम किसने किया? कृष्ण ने। संवेगों ने अर्जुन को शिथिल कर दिया, लेकिन कृष्ण आके विवेक का काम कर गए। तो आपको अपने विवेक पे हमेशा जोर देना पड़ेगा। हमेशा आपके संवेग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में मज़ा बहुत आएगा, लेकिन उनकी सज़ा भी आप ही को भुगतनी है। वो सज़ा भी कोई और भुगतने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखो, मैं आपका बहुत सारी चीज़ें आज सॉल्व करके जाऊँगा। तो मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ, संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, भावनाएँ, इच्छाएँ, इंद्रियाँ आदि उसको अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन दूसरी ओर आपका विवेक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, वो क्या करता है? उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है, निर्देशित करने का प्रयास करता है। कई बार बताता है कि ये गलत है, ये गलत है, उठ जा, गलत है ना,
ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद भी यदि संवेग हावी हुए तो वो करवा ले जाएंगे उस चीज़ को, बाद में प्रायश्चित के अलावा दूसरा आपके पास है ना कोई। तो हमेशा आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपको नियंत्रित करेगा, आपको निर्देशित करेगा और आपको सही रास्ते में ले जाने का प्रयास करेगा। अब मुद्दा क्या है कि हम अब कितना बुद्धि और विवेक पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, कितना उसको हम प्राथमिकता देते हैं, कितना हम उसके साथी बन जाते हैं। कैसे? नहीं तो संवेगों से जीत पाना बड़ा कठिन काम। दुनिया में कितने लोग जीत पाते हैं अपने संवेगों से? नहीं तो दुनिया में सब सही नहीं होते। आज के टाइम पे देखिए क्या हालात हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट, मारपीट, न्यूज़पेपर खोलिए यही मिल रहा है। कोई खुश नहीं है किसी से, सब एक दूसरे से दुखी हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या होगा। तो जब ये कंडीशन होती है, दोनों चीजें संवेग और बुद्धि आपस में टकरा जाते हैं। संवेग कहते हैं नहीं ये करना है, बुद्धि कहती है ये करना है, तो आपकी क्या स्थिति होगी? कहाँ पहुंच जाओगे आप? एक दुविधा में चले जाओगे, है ना। तो जीवन में कई बार आपको आपके व्यक्तिगत हित, आपके सामाजिक हित, आपके तत्कालिक क्षणिक लाभ, ये शब्द देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक क्षणिक लाभ, आपको लगेगा कि इससे मेरा जीवन, जैसे आपको पता हो एक घटना हुई थी, पिछले साल की घटना है शायद। यूपीएससी का मेंस का पेपर था और एक नकल, आपने सुना होगा, एक आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने उस पेपर में, हैदराबाद में पेपर चल रहा था और उन्होंने नकल की। उन्होंने स्वयं किस पद पे हैं? यूपीएससी क्वालिफाइड। तात्कालिक क्षणिक लाभ क्या दिखा कि शायद ये प्रयास सफल हो जाता है तो मैं आईएएस पोस्ट में पहुंच जाऊं, मैं टॉप रैंक कर जाऊं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? पकड़े गए और जो थे वो भी ना रहे। तात्कालिक क्षणिक लाभ, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आप अपने आने वाले, क्योंकि जब संवेग आपके ऊपर भारी रहेंगे तो आपको वो दूरगामी नहीं बना सकते। उनका काम होता है कि बस अभी मजा आ रहा है, अभी जैसे सोने में आपको ही पता है कि 2-3 घंटे आपके बर्बाद होने ही होने हैं, लेकिन वो क्या है आपके ऊपर हावी है उस समय। उनको, आपको सबको पता है, सुबह उठेंगे, थोड़ा सा टहल घूम के आएंगे, योगा कर लेंगे, आपका जीवन हेल्दी हो जाएगा, बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे, है ना, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। लेकिन करते कितने लोग हैं? पता सब है। क्यों? संवेग, ये आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। बुद्धि में सब आपको पता है, बुद्धि में ऐसी कोई चीज़ नहीं पता। आपको पता है पढ़ेंगे तो सफल होंगे, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? आपको पता है मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही है बेहतर, और जिस दिन आप अच्छा पढ़ते हैं उस दिन अच्छा सोते भी हैं। मज़ा आ जाता है कि यार आज मैंने अपना काम करके बैठा हूँ, सुकून आता है दिल में, आत्मा में, है ना। लेकिन होता क्या है, आपके व्यक्तिगत हित, आपके सामाजिक हित, अब जैसे अंतर विवाह, अंतर जातीय विवाह, आप देखते हैं 2 जाति के लोग हैं लेकिन आपस में प्रेम प्रसंग में फंस गए, कोई गलत नहीं है, विवाह हो भी रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या, आप कहाँ पे आ जाएंगे? व्यक्तिगत हित आपका क्या है कि विवाह हो जाए, लेकिन समाज उसकी अनुमति, फिर आप दिमाग में सोचेंगे पिता की प्रतिष्ठा, माता की प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा। बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं भाग के शादी कर लेते हैं, 4 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत कदम उठा दिया, है ना। या बहुत सारे लोगों के जीवन सफल भी हो जाता है। या फिर कई बार हम इस द्वंद में फंस जाते हैं कि मैं अपने मन मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य क्या हो सकता है, कल के दिन ऐसा ना हो जाए कि उल्टा पड़ जाए कहानी। यदि सफल नहीं हुआ हमारा विवाह तो हो सकता है फिर सारे लोग हाथ खड़ा कर दे कि भाई तुमने किया है, तुम ही झेलो। तो द्वंद्व है, जीवन में बहुत सारे द्वंद्व हैं, जिन द्वंद्वों से आप गुजरते हैं। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो लाइफ क्या है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि जब जीवन में आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कई बार आपको इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। आपके व्यक्तिगत हित सामाजिक हितों से टकराव करते हैं, तत्कालिक क्षणिक लाभ आपको बहुत सारे ऐसे आते हैं आपके जीवन में जो आपके राह को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिखेगा कि हाँ ये शायद अभी के लिए बेहतर है, लेकिन दूरगामी परिणाम आप नहीं देख पाते। उसका कारण क्या है? आपके संवेग, वो आपके ऊपर आकर के आपको परेशान करते हैं।
व्यापक दीर्घकालिक लाभ। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यदि एक बार यदि मैंने ये काम कर दिया तो शायद जीवन में, जैसे बड़े बड़े करप्शन होते हैं, विजय माल्या को देखा क्यों भाग गए, नीरव मोदी क्यों भाग गए, बहुत बड़े बड़े 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोलगेट आवंटन, तो क्या होता है, कई बार आप ऐसे पदों में बैठे होते हैं कि आपको लगता है कि एक मौका मिलेगा, इसके बाद जीवन सेटल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्या डेली डेली का मरना, है ना। तो कई बार व्यापक दीर्घकालिक लाभ भी आपको क्या करते हैं, आपके जीवन के कई बार द्वंद्वों में आपके जीवन को फंसा देते हैं, है ना। कई बार आपकी वासना, कई बार आप देखते हैं अभी बीच में मीटू कैंपेन चला था, है ना। मीटू कैंपेन में आपने देखा वासना में बहुत सारे जो वेल नोन लोग थे, पूरा जीवन उन्होंने इज्जत सम्मान सब कुछ कमाया, लेकिन उसका अल्टीमेट उनको क्या मिला रिजल्ट, एक समय आने के बाद जा कर के स्टक हो गया। तो ये वासना, बुद्धि आपकी, आपने एक मूवी देखी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, राम रहीम, क्या नहीं था, कहाँ जाके फंस गए, लोग पूजते थे, आशाराम बापू लोग पूजते थे। अभी एक आपने देखा वेब सीरीज आई है आश्रम, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। सिर्फ एक चीज़ आपको ख़त्म कर देगी, जा करके जितना आपने जो कुछ भी समाज में कमाया तो वो आपको समाप्त कर देगी। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी जटिलताएं आपको क्या करती हैं, आपके कर्तव्यों के अनुपालन को लेकर द्वंद्व की स्थिति में खड़ा कर देती हैं। आपको लगता है कि अब क्या करूं मैं, किस तरफ जाऊं। कई बार हित ऐसे टकराते हैं कि आप अपने हितों में ही फंस जाते हैं, अपने संवेगों से आप जीत नहीं पाते, आपकी जो बुद्धि है संवेगों के सामने घुटने टेक देती है। समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो ऐसी स्थिति पर आपको ये नहीं समझ में आता कि आखिर करें क्या, क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्यों करें, ये कुछ नहीं समझ में आता। तो फिर कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपकी मदद करने आएगा, एथिक्स। इसी कंडीशन के समाधान के लिए क्या हुआ है, इथिक्स का जन्म हुआ है। नीति शास्त्र की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि वो आपके जीवन को आकर के इन सभी द्वंद्वों से आपको क्या करे, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, इथिकल रीजनिंग, वो आपके इन मुद्दों को सुलझा सके। फिर जाके आदमी के अंदर क्या होता है, नैतिक परिस्थितियों में व्यक्ति की नैतिक चेतना जागृत होती है और वो चेतना आपके बुद्धि, संशय या द्वंद्व की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास करती है। समझ रहे हैं। फिर आप बेहतर चुनते हैं। कई बार आप देखते हैं लोग क्या करते हैं, एक अपराध को छुपाने के चक्कर में कई अपराध कर डालते हैं। समझ रहे हैं। मान लीजिए अब एक घटना मैंने आप लोगों को बताई थी, जो गला काटने की, बीहेड करने की, पत्नी को बीहेड कर दिया। तो एक अपराध उसकी पत्नी कर रही थी उसके साथ, उसका मानना ये था, जबकि वो गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समय, आज के समय में छूट दे रखी है, जार प्रथा अब इलीगल है ना। तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार एक अपराध को छुपाने के लिए लगातार फिर अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते रहते हैं। विकास दुबे ने क्या किया, आपराधिक छवि थी उसकी, पुलिस गई थी उसके यहाँ पे, उसने क्या किया, अगला अपराध किया, इतना बड़ा अपराध किया कि जो स्वीकार्य नहीं था, है ना। तो कई बार ये गलती हमसे होती है। तो जो हम इस समाज में रह रहे हैं, समाज के एक अभिन्न हिस्सा बन के रह रहे हैं, और इस समाज के अभिन्न हिस्सा बनने के परिणाम स्वरूप हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी ग्रीड्स हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे अल्टीमेट गोल्स हैं, जो हमारे स्वार्थ हैं, कई बार हम इन पे भेद नहीं कर पाते। हमें नहीं समझ में आता कि ये समाज के हित में है या हमारे हित में है, व्यक्तिगत हित में।
और ऐसी कंडीशन में हम व्यक्तिगत हितों को सामाजिक हितों से ऊपर रख देते हैं और परिणाम स्वरूप इन दोनों के विरोध के कारण आपस में ही एक संघर्ष की स्थिति पे पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को कठिन बना देते हैं और अपने आप को तनाव में डाल देते हैं। आपका तनाव है क्या? अभी आप में से बहुत सारे लोग नैतिक द्वंद्व में बैठे होंगे परिवार को लेकर के, मुझे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, जबकि आपको पता है चीज़ों का प्रोसेस है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। आपको पता है कि आप यदि परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आयोग के मायनों में खरे उतरेंगे तो निश्चित तौर पे सफल होंगे। यदि उस दिशा में काम करेंगे जिस दिशा में सफलता मिल रही है सबको, तो निश्चित तौर पे आप भी सफल होंगे। लेकिन वो आप कर नहीं रहे, आप एक द्वंद्व में बैठे हुए हैं, जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपने सुना था अभी इलाहाबाद कटरा में एक बच्चे ने फांसी लगा ली अपने आप को। उसे लगता है कि मैं माता पिता की आकांक्षाओं में खरा नहीं उतर पाया। समझ रहे हैं बात को? तो जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में तो आप गलत कदम भी उठाते हैं। कई बार आप ये भी प्रयास करते हैं कि कोई गलत तरीका चुन लिया जाता है, किसी को पैसे दे करके भी आप अपने आप को सफल कराने के प्रयास में रहते हैं। कुछ भी तरीका मिले, फिर साम दाम दंड भेद, आप नकल भी लेकर जाने का प्रयास करते हैं, बस आपको सफल होना है। आप परिश्रम से भागते हैं, फिर ऐसे तरीकों को चुनते हैं जिन तरीकों को कानून के माध्यम से स्वीकार्य नहीं है ना? तो ऐसे में आप खुद अपने जीवन को कठिन बनाते चले जाते हैं, गुत्थियों में फंसते चले जाते हैं। व्यक्ति को करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने संवेगों के ऊपर अपनी बुद्धि को रखना है। तभी हमेशा कहते हैं सोच विचार के बोलना चाहिए। जो काम करना चाहते हो उसको पहले सोच विचार लो, उसकी परिस्थितियों को समझ लो, योजनाओं को बना लो, तब जाके काम करो। लेकिन हम करते क्या है, संवेगों के। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अब आपका बॉडी बनाने का मन है ना, आपने क्या किया, पहले दिन जिम गए, उसे पैसे दे दिए जिम वाले को, सोचा विचारा नहीं, संवेग आया आपके अंदर, आपने किसी को देखा। कई बार होता है कोई फिल्म रिलीज हुई, जॉन अब्राहम की फिल्म है, अच्छी खासी उसकी बॉडी है, आपका दिमाग घूम गया, मुझे भी ऐसी ही चाहिए। और ऐसी के चक्कर में फिर क्या होता है, ज्वाइन करते हो, 4 दिन बाद आपको भी पता चलता है कि अरे खाने पीने की तो व्यवस्था है ही नहीं, है भी तो मेरे अंदर रेगुलरिटी का अभाव है, मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ। 2 दिन 4 दिन बाद फिर आपका भ्रम टूटना चालू होता है, शरीर दर्द होता है, उसका पेन आप सह नहीं पाते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। यानी जो प्लानिंग की आपने, आपको पता नहीं था कि जब आप ये काम प्रारंभ करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और फाइनली आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को कठिन बनाने के कारक के तौर पे आप खुद जिम्मेदार होते हैं। फिर आपसे यदि कोई भी राय मांगेगा कि आपको जिम करनी, मुझे जिम करनी, आप क्या राय दोगे? आप असफल हो, आप सिविल सेवा में आ चुके हो, यदि आपको पता नहीं है कि इसका सिलेबस इतना लंबा है, एक अच्छा खासा कंपटीशन है, आपको इतना टाइम इस पर देना होगा, और फाइनली यदि आप चलते जाओगे तो या तो हो सकता है कि बीच में क्विट कर दो, दूसरे एग्जाम आ जाए उनकी तरफ मुड़ जाओ, या तो ये हो सकता है कि निरंतर चलते रहो और सारी समस्याओं को पार करते रहो, एक दिन चयनित हो जाओ। दूसरा तरीका हो सकता है आप बीच से निकल जाओ। तो दूसरों को राय किस सिचुएशन में क्या दोगे, है ना? अपनी राय थोपना चालू करोगे आप सिचुएशन के हिसाब से। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन की कठिनाइयाँ बनाने के जिम्मेदार कौन होता है? आप स्वयं होते हैं, है ना? और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही किसका विकास हुआ है? एथिक्स का विकास हुआ है, नीति शास्त्र का विकास हुआ है। इसका काम ही यही है कि ये समाज में ऐसे मापदंडों, ऐसे नियमों, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करे, ऐसे आदर्शों की स्थापना का प्रयास करे जिसके द्वारा समाज में यथासंभव अधिकाधिक व्यवस्था, सामंजस्य की स्थापना की जाए। तो एथिक्स क्या है? क्या है एथिक्स? एथिक्स ऐसे मापदंडों का विकास करता है, ऐसे नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करता है, ऐसे आदर्शों की स्थापना का प्रयास करता है जिसके द्वारा समाज में अधिकाधिक व्यवस्था और सामंजस्य की स्थापना हो जाए। ये एथिक्स है। एथिक्स का काम ये है, यानी समाज की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास कौन करता है? एथिक्स। मैंने आपको क्या बताया था कल कि एथिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसका विषय क्षेत्र मानव का आचरण है। वो मानव के आचरण का क्रमबद्ध अध्ययन करता है और ये बताता है कि मानव के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और उसके जीवन को
अधिकतम सुख प्रदान करने की ओर अग्रसर करता है। यही इथिक्स है, यानी जो समस्याओं का समाधान करे व्यक्तिगत स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर, यही इथिक्स है। तो अल्टीमेट आपके जीवन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इथिक्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु बन के विकसित है। विभिन्न मनुष्यों की इच्छाओं, उनके स्वार्थों के कारण होने वाले संघर्ष एवं विवाद को कम या समाप्त करने का प्रयास भी कौन करता है? इथिक्स करता है। ठीक है। इसके अलावा समाज में व्यवहारिक समस्याओं को समझाने, उनका समुचित समाधान निकालने, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने, जीवन के उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के मानकों की स्थापना करने की प्रेरणा नीति शास्त्र को जन्म देती है। नीति शास्त्र की जरूरत क्यों है हमें? ताकि हम ऐसे मानक विकसित कर सकें जो व्यवहारिक हों, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर सकें, जो व्यवहारिक समस्याओं का समुचित समाधान कर सकें, जो व्यक्ति और समाज को गरिमापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर कर सकें और जीवन के उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के मानकों की स्थापना कर सकें। इसलिए हमें इथिक्स की आवश्यकता है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इथिक्स का एकमात्र उद्देश्य है मानव का नैतिक उत्थान। इथिक्स क्या चाहता है? मानव का नैतिक उत्थान। नैतिक का मतलब उचित अनुचित का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान, और उसमें से वो विकल्प उसको चुनने के लिए अग्रसारित करना जिससे उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो, समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, उसकी ओर अग्रसारित करने का काम किसका है? एथिक्स का। समझ रहा मेरी बात को? कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। अब इथिक्स की परिभाषा कल आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत लिखा होगा कहीं पे, उसके आगे ये नीचे के कुछ टर्म्स लिखने हैं, है ना। तो इसे भी अभी लिखेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। आगे देखिए, सामान्य परिस्थितियों में नैतिकता के निर्धारण के क्रम में बाह्य पक्ष, कल मैंने आपको बताया था भ्रष्टाचार को दूर करने के बाह्य पक्ष, भ्रष्टाचार को दूर करने के आंतरिक पक्ष। आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि यदि बचपन से हमारे साथ नैतिक मूल्यों के विकास की ओर हमें अग्रसारित किया जाए तो हमारे अंदर शायद भ्रष्टाचार की भावना का पूर्ण विनाश हो जाए, हम कभी भ्रष्टाचार करें ही ना। यदि परिवार बचपन से ही काम करे, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि बचपन में जैसे बीज हमारे अंदर बोए जाएंगे वही आगे चल के, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाह्य पक्ष भी भ्रष्टाचार को दूर करते। मान लीजिए बचपन में काम किसी के साथ नहीं किया गया तो बाह्य पक्ष में क्या है? सामाजिक नियम बनाए गए हैं बहुत सारे, है ना। बहुत सारे राज्य ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, बहुत सारी नीति संहिताएं बनाई गई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, बहुत सारी आचरण संहिता बनाई गई हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं जिनको पालन करना बाध्यकारी है, जिनके उल्लंघन के बिना आप काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो ये भ्रष्टाचार को दूर करने के कौन से कारक हो गए? बाह्य कारक। समझ रहे हैं? लेकिन इथिक्स क्या करता है? इथिक्स प्रयास करता है कि जब कभी भी आपको सत्य असत्य के निर्धारण में, धर्म संकट में या द्वंद्व की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हमेशा बाह्य कारक काम नहीं करेंगे, कानून काम नहीं करेगा। आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर के निर्देश वो आकर के आपको, तो इथिक्स का काम क्या है? नैतिकता के निर्धारक में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के तौर पे आपकी अंतरात्मा की आवाज भी है। यही आकर के आपको सही गाइडलाइन दे पाएगी, सही मानक दे पाएगी। तो नैतिकता के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी अंतरात्मा की आवाज। बाह्य कारक तो है ही, लेकिन कई बार बाह्य कारक समस्याओं का समाधान करने में असफल साबित हो जाते हैं। समस्याएं और परिस्थितियां ऐसी विकसित हो जाती हैं कि यदि हम बाह्य कारकों पर ही रहें तो निश्चित तौर पे हम फिर समस्या का समाधान तो ना कर पाएंगे। कल मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि कोई घायल व्यक्ति है, उसे अस्पताल पहुंचाना है आपको, तो उसमें फिर आप कानून नहीं देखेंगे, नियम कानून नहीं देखेंगे। पहला प्रयास आपका ही रहेगा कि समस्या का समाधान त्वरित गति से किया जाए ताकि इसकी जान बच जाए।
समझ रहे मेरी बात को? तो ये इथिक्स है। इथिक्स का अल्टीमेट गोल है मानव का नैतिक उत्थान। इथिक्स ये चाहता है ना। अब चलिए इन चीज़ों को एक बार क्रम से आप लिखिए। जहाँ पे मैंने आपको लिखाया था, अभी मैंने इथिक्स की परिभाषा नहीं लिखाई है, इथिक्स की परिभाषा हम कल चालू करेंगे, लेकिन कल अभी मुझे 2-3 चीज़ें आपको और समझानी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सिलेबस के जो 3 महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं, पहला है नीति शास्त्र, है ना। पहला शब्द था नीति शास्त्र, दूसरा शब्द क्या था? सत्यनिष्ठा, तीसरा शब्द था अभिक्षमता। पहले हम इन तीनों को समझेंगे, फिर अभिवृत्ति के बारे में जानेंगे, फिर मूल्यों के बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं आपको इथिक्स की परिभाषा, आपका जो पहला हेडिंग है, आज मैं हेडिंग सब जो आपके टॉपिक सब टॉपिक है वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है। क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक है वो भी अभी लिख लेंगे। तो आप पहले ये लिख लीजिए, लिखिए नीति शास्त्र में ऐसे मापदंडों, नीति शास्त्र में ऐसे मापदंडों, नियमों, सिद्धांतों के निर्माण एवं आदर्शों की स्थापना का प्रयास होता है, के निर्माण एवं आदर्शों की स्थापना का प्रयास होता है। नीति शास्त्र में ऐसे मापदंडों, नियमों, सिद्धांतों के निर्माण एवं आदर्शों की स्थापना का प्रयास होता है, जिसके द्वारा समाज में यथासंभव अधिकाधिक व्यवस्था एवं सामंजस्य की स्थापना की जा सके। अधिकाधिक व्यवस्था एवं सामंजस्य की स्थापना की जा सके। समाज में व्यवहारिक समस्याओं को समझने, उनका समुचित समाधान निकालने, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने तथा जीवन के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के मानकों की स्थापना करने मानकों की स्थापना करने की प्रेरणा ही नीति शास्त्र को जन्म देती है। नीति शास्त्र द्वारा मानव का नैतिक उत्थान संभव है। नीति शास्त्र द्वारा मानव का नैतिक उत्थान संभव है। सामान्य परिस्थितियों में नैतिकता के निर्धारण के क्रम में बाह्य परिस्थितियों या बाह्य पक्षों जैसे सामाजिक नियम, राजकीय कानून, नीति संहिता, आचार संहिता, आचरण संहिता
आदि की भूमिका होती है, आदि की भूमिका होती है। आदि की भूमिका होती है, परंतु जीवन में जब सत्य असत्य के निर्धारण में, जीवन में जब सत्य असत्य के निर्धारण में धर्म संकट या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, धर्म संकट या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वैसी स्थिति में अंतरात्मा की आवाज नैतिकता के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाती है, निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाती है, नैतिकता के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीति शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी। अब आप धीरे धीरे लिखते भी जाएंगे जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊंगा आपको। अब हमारा काम क्या होगा, देखो हम 8 टॉपिक हैं हमारे। 8 टॉपिक में पहला टॉपिक आपका सब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक हैं सारी चीज़ें आपके सिलेबस में स्पष्ट हैं। तो आपके सिलेबस में टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानव सहसंबंध, यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपको शब्दावली पूरी लिखवा दूं, ताकि आपके चीज़ें समझ में आए। आपको पूरी शब्दावली जितनी मुझे मिल सकती हैं, तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूं कि पूरी जितनी शब्दावली है, काफ़ी मैंने इकट्ठा कर ली है, काफ़ी प्रयास। तो अब आने वाले कल का सेशन भी आधारभूत सेशन होगा हमारा, और कल से ही मैं आपको लिखवाना चालू करूँगा शब्दावली। ठीक है, तो हम इस सप्ताह, यानी कि हमारे पास इस सप्ताह में 3 दिन हैं, इन 3 दिन की अवधि में हम पूरी शब्दावलियों को लिख लेंगे, जान लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, हमारा बेसिक्स क्लियर। अगले सप्ताह से हम एक एक टॉपिक को लेंगे। पहला टॉपिक उसे कंप्लीट किया, फिर दूसरा टॉपिक। तो मतलब हमें ये कोशिश करनी है कि जनवरी तक में, दिसंबर का महीना अब हमारा चल रहा है, जनवरी तक में इथिक्स को हम पूरा कंप्लीट कर लें। फरवरी का पूरा जितना महीना है हमारा सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के लिए रहे। अपने स्तर पे भी करेंगे आप, और जो हो सकेगा मैं भी करवाऊंगा आपको दोनों। तो उसमें केसेस करना है, कम से कम देखो केसेस 50% है आपका। 120 नंबर के केस ही आते हैं। 120 नंबर के यदि केस है तो समझ लो आधी। लेकिन बिना हम यदि थ्योरी पढ़ेंगे तो केस कर नहीं पाएंगे। तो पहले हम एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, सिद्धांत पढ़ लेते हैं, फिर केस पूरे कराएंगे। बुक्स अभी से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, पहली बुक आपको पढ़ना है लेक्सिकॉन की, ना कि जी सुब्बा राव। अभी पहले ये नहीं पढ़ेंगे आप। लेक्सिकॉन ने क्या किया है, चीज़ों को पूरा सारगर्भित तरीके से पहले कराएं। ये किताब में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा लगेगी, उसमें थोड़ा आसान भाषा में चीज़ों को लिखा गया है। किताबी चीज़ है तो आपको बुक में ही नोट्स बनाते जाना है। बुक में ही आप सारे नोट्स अपने हिसाब से, जो आपको वहाँ पे लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, वहाँ पे नोट्स बनाते जाइए। हमें दिसंबर के महीने में लेक्सिकॉन कंप्लीट करनी है पूरी व्यक्तिगत स्तर पे आप लोगों को, और जनवरी के महीने में हम सुब्बा राव कंप्लीट करेंगे। दोनों केसेस जहाँ पे आपको मिलते जाए उन्हें टिक करते जाइएगा। फरवरी के महीने में दोनों के केस उठा करके सॉल्व करेंगे। बस फिर क्या है, मेरे नोट्स जितने मैं करा दूं, मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, एक एक चीज़ आप एग्ज़ाम हॉल पे जाके लिख पाओगे, क्लियर हो जाएगी बिल्कुल थॉट। आपके दिमाग से एथिक्स का फोबिया ख़त्म कर दूंगा, इतनी मेरी जिम्मेदारी। अब हम यदि मेरी क्लास प्लस 2 किताबें इतना कर पाए, आपका सब कुछ। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, जैसे जो पिछले साल के क्वेश्चन आए। तो टॉपिक वाइज टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक 1 जो मैंने आपको पढ़ाया, देखो कितने टॉपिक हैं इसमें। पहला टॉपिक आपका नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। दूसरा टॉपिक आपका अभिवृत्ति से चालू होता है, एटीट्यूड से। तीसरा टॉपिक है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य।
है ना, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक आपका है इमोशनल मैनेजमेंट, या आपका ये इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, भावात्मक समझ से। पांचवा टॉपिक में आपको थिंकर्स पढ़ने हैं, जो मोरल थिंकर्स फ्रॉम इंडिया हैं और वर्ल्ड है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, भारत के नैतिक विचारक और विश्व के नैतिक विचारक। छठवें टॉपिक में लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य, ये हमें पढ़ना है। सातवें टॉपिक में शासन व्यवस्था में ईमानदारी, और आठवें टॉपिक में भ्रष्टाचार। ये 8 टॉपिक हैं टोटल। ये 8 टॉपिक यदि हम कर पाएंगे पूरे अच्छे तरीके से इन 2 महीने में, तो अब देखो हमारे हिसाब से इस तरीके से 4 टॉपिक 1 महीने में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 सप्ताह जो हमें मिलेंगे, तो पहला भी सप्ताह, ये वाला वीक तो हमारा चला जाएगा बेसिक्स में, आपको ये समझाने में, लेकिन जनवरी लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी सैटरडे संडे भी हम क्लास लगाना होगा तो लगा लेंगे। जनवरी इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 120 नंबर के लिए पूरा 1 महीना मिलना चाहिए आप लोगों को। केस इतना करके जाएंगे, मैं इथिक्स के साथ, मतलब मेंस का सबसे बड़ा ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा, इसके बिना बात नहीं बन पाएगी, तो इसलिए आप लोगों के लिए मस्ट है ये, ठीक है ना। किसका? अच्छा, तीसरा टॉपिक में आपका देखो, अपने सिलेबस में ही इंगित कर लो। पहला टॉपिक तो आपका नीति शास्त्र मानवीय सहसंबंध से, दूसरा अभिवृत्ति से चालू होता है, ठीक है। तीसरा आपका सिविल सेवा में बुनियादी मूल्य होगा ना, है ना, यहाँ से तीसरा टॉपिक चालू होता है। चौथा टॉपिक है आपका भावात्मक समझ से। पांचवा टॉपिक है थिंकर से, भारत के नैतिक विचारक योगदान, विश्व के नैतिक विचारक योगदान, जहाँ पे थिंकर बहुत सारे दिए गए हैं। छठवां टॉपिक लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य। सातवां शासन व्यवस्था में ईमानदारी। आठवां भ्रष्टाचार। बस उसके बाद के सारे टॉपिक उसी में इंक्लूडेड रहेंगे, है ना। तो ये 8 टॉपिक हैं। बाकी फिर केस स्टडी का अंतिम वो लास्ट है, वो सबसे जुड़े हुए हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी में देखेंगे कि जो हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं हैं, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं हैं, बहुत सारी धार्मिक समस्याएं हैं, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत सारी नैतिक समस्याएं हैं और बहुत सारी वैज्ञानिक समस्याएं। इन समस्याओं के सभी के केसेस देखने, है ना। तो अभी भी आप केस थोड़ा थोड़ा अपने अपने स्तर पढ़ते रहिए, लेकिन मुझे डिस्टर्ब आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे 2 महीने में बहुत अच्छे से आपका ये कंप्लीट कराना है। जब ये हो जाएगा, लास्ट महीना बैठेंगे आराम से, केसेस करते चले जाएंगे आराम से। बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही सारगर्भित तैयारी हमारी होगी। 3 महीने के अंदर 250 नंबर के पेपर में मैं गारंटेड कहता हूँ, यदि मेरे साथ आप बराबर का काम कर पाए, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, आराम से आप 130 मार्क्स तक जा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी बिल्डअप कर दूंगा मैं व्यक्तिगत स्तर पे, ठीक है ना। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ समझ में आया आज?